आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। शादी समारोह में चली गोली से एक की मौत और दूसरे भाई की हालत गंभीर, सभी आरोपी गिरफ्तार। फसल बीमा सप्ताह जागरूकता वैन को सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रोगी कल्याण शासकीय समिति की बैठक में रोगी और तीमारदारों को अधिक से अधिक सरकारी लाभ देने पर हुआ चिंतन मनन। आजमगढ़ में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने बोला हमला, 2 सिपाही घायल। बलरामपुर में मानसून के दौरान एनडीआरएफ ने राप्ती नदी में किया मॉक ड्रिल। भारी जनसैलाब के बीच पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी को दी गई अंतिम विदाई। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के खोराबार पुलिस ने शादी समारोह में विवाद के बाद युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने मृतक दिवाकर उर्फ रघुनाथ के पिता रविंद्र की तहरीर पर लालपुर टिकर के रहने वाले मुख्य आरोपी पूर्व बीडीसी राम लक्ष्मण और उनके बेटों शक्ति, जितेंद्र, स्वरूप तथा मनोहर के खिलाफ बलवा हत्या के प्रयास हत्या के आरोप में केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर फायरिंग की घटना में घायल हुए दिवाकर के छोटे भाई विकास निषाद को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक व तमंचा भी बरामद कर लिया है। रोगी कल्याण शासकीय समिति की जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक कार्यालय में बैठक की गई, जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं, पर किसी कारणों से उनके न आने पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक अभय चंद्र श्रीवास्तव, सीएमओ सुधाकर पांडे व अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक कर जिला चिकित्सालय में मरीजों के व उनके तीमारदारों के दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चाएं कर उन सुविधाओं को पूर्ण रूप से उन्हें दिलाने और जिन सुविधाओं से मरीज और उनके तीमारदार वंचित रह जाते हैं उन सभी सुविधाओं का लाभ उन्हें कैसे मिल सके, इस पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह और जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दूर दराज से आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन्हें मिले और कोई भी मरीज इन सुविधाओं से वंचित न रह जाए। उसी पर वह अन्य कई बिंदुओं पर चर्चाएं की गईं। आज जो जिला अस्पताल में बैठक थी वो डीएचएस की हमारी बैठक थी। उसमें जिला अस्पताल को कैसे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए उस पर निर्णय लिए गए हैं, जो डिटेल आपके साथ अभी शेयर कर दिए जाएंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग रिपेयर वर्क पे जो आज फाइनलाइज़ किया गया है, तीसरी लहर को मद्देनज़र रखते हुए ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाए, ये सारे निर्णय लिए गए। इसमें जो मेन मुद्दा लिया गया, जो जब मैं यहाँ पर आया उसी समय था कि मेल आर्थो वार्ड में जो टॉयलेट है वो कार्य नहीं कर रहा है, उसको पूरा एक टॉयलेट कम्प्लेक्स ही नया बनना है। इस संबंध में अनुमोदन लिया गया। डॉक्टर्स जो कोरोना काल में बहुत मेहनत और तत्परता से कार्य किए हैं, रोज़मर्रा में उनके चैम्बर में बैठने लायक जगह पर बहुत गर्मी होती है, किसी भी वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ओपीडी में डॉक्टर्स के लिए एसी लगवा दिए जाएं और जहां की छतें बहुत ऊंची हों वहां पर फॉल्स सीलिंग करा दी जाए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा सप्ताह के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों के फसलों का बीमा सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा जागरूकता वैन को विकास भवन परिसर से सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों के फसलों के नुकसान होने की एवज में उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के 75वें साल पूरा होने पर
ये अमृत महोत्सव एक सप्ताह के लिए मनाया जाएगा, जिसमें किसान बीमा योजना के अंतर्गत प्रचार प्रसार के लिए इस गाड़ी को रवाना किया है। और पिछले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें गोरखपुर को हाईएस्ट इसमें जो है मुआवजा तय किया गया है फ्लड या वाटर लॉगिंग के कारण, जिसकी जो अमाउंट है टोटल 17 करोड़ की गोरखपुर की सैंक्शन हुई है पिछले बार जो नुकसान हुआ है। तो फसल बीमा और हर किसान के लिए, हर किसान तक पहुँचे और हर किसान इसमें बेनिफिट ले, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये गाड़ी को रवाना है। आजमगढ़ जिले में मारपीट के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए। सिपाहियों पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र स्थित पालिया का है, जहां मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 सिपाहियों विवेक और मुखराम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में पुलिस की टीमें हमलावरों की तलाश में दबिश कर रही हैं। रौनापार थाने का पलिया गाँव है और वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ कुछ ग्रामीण लोग मारपीट कर रहे थे, जिसमें प्रधान भी था गांव का। उसके द्वारा एसओ रौनापार को सूचना दी गई। एसओ रौनापार ने जो 2 नज़दीक सिपाही उस हल्के के थे जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे, उनको वहाँ पर भेजा। और जब एक कांस्टेबल मारपीट की वीडियो बनाने लगा तो उनके द्वारा सिपाही पर हमला हुआ और उसके साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। डॉक्टर के साथ भी इनके साथ मारपीट गई और कांस्टेबल के साथ इनके द्वारा। इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए। एक डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कायदा में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गांव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान है और उसके जो एसोसिएट हैं, वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ये भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना कर सके। बाढ़ की त्रासदी अब देश में नियमित हो गई है। जीवन के लिए जो जल जीवनदायिनी हुआ करती थी, वही अभिशाप साबित हो रही है। इन आपदाओं पर केंद्र व राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन पर अरबों रुपए खर्च करती हैं, करोड़ों रुपए बतौर मुआवजा देती हैं। इसके बावजूद आम आदमी आपदा का संकट झेलते रहने को मजबूर है। इस गहन परिस्थिति से निजात पाने के लिए देश में अन्य समितियों व ग्रामीणों की सेना तैयार की जा रही है और सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा संपूर्ण प्रदेश में अपने मातहतों के साथ क्रमवार मॉक अभ्यास कर रहे हैं। बलरामपुर जनपद के सदर तहसील के निकट बाढ़ की तैयारी को लेकर राप्ती नदी के तट पर बाढ़ आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए एनडीआरएफ व जिला आपदा प्रबंधन के संयुक्त तत्वावधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक अभ्यास के दौरान एनडीआरएफ को जनपद बलरामपुर के ईओसी द्वारा सूचना दी गई कि मित्र राष्ट्र नेपाल के ऊपर क्षेत्र में हुए भारी बारिश के कारण राप्ती नदी तथा उसकी सहायक नालों के जलस्तर में अचानक उफान आ गया, जिसके कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिससे यातायात के सारे साधन पूरी तरह से बाधित हो गए हैं एवं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ये सूचना प्राप्त होते ही एनडीआरएफ और अन्य हितधारी विभाग हरकत में आ गए। उप कमांडेंट पीएल शर्मा के मार्गदर्शन और निरीक्षक डीपी चंद्रा के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम अपने बचावकर्ताओं और अत्याधुनिक उपकरणों सहित तत्काल ही घटना के लिए रवाना हो गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिसमें उत्तरदायी टीम व एम्बुलेंस सेवा घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंच सकें। एनडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंचते ही अविलंब ऑपरेशन शुरू कर दिया और बाढ़ से बेहाल और तबाह गांव, जहां जलमग्न घरों में भूखे प्यासे लोग, बच्चे, महिलाएं और मदद के लिए पुकार रहे थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। तभी यात्रियों से भरी नाव, ज्यादा यात्री सवार होने की वजह से कुछ लोग राप्ती नदी में गिर गए, जिसकी सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम के बचावकर्मी अपनी मोटर बोट के साथ डूबते हुए लोगों के पास पहुंचे और डूबते हुए लोगों को बचाया और घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं अंत में एक व्यक्ति के लापता होने की खबर मिलने पर एनडीआरएफ के कुशल गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सर्च किया गया और उन्हें बाहर निकाला गया। तत्पश्चात नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन और आपसी तालमेल को सुदृढ़ बनाना व जन समुदाय को जागरूक करना था, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में आने वाले बाढ़ जैसी भीषण आपदा से बेहतर प्रबंधन किया जा सके। क्या सोर्सेज है हमारे पास, कौन एजेंसियां इसमें काम करती हैं, किस एजेंसी का क्या रोल बनता है और आपस में हम कैसे एक दूसरे के सहयोग से अगर कोई ऐसी आपदा आती है, कोई फ्लड रेस्क्यू का सिचुएशन बनती है या फ्लड आते हैं, तो उसमें डिफरेंट विभागों का क्या क्या काम है और हम एक दूसरे के साथ कैसे समन्वय बिठाते हुए लोगों की जो जान माल का नुकसान है उसको कम कर सकें। महानगर की यातायात व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पुलिस विभाग को 10 बैरिकेडिंग भेंट की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया बैरिकेडिंग बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक LB झा ने SP सिटी सोनम कुमार को सौंपते हुए यातायात व्यवस्था और गोरखपुर पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा की। श्री सोनम कुमार जी के द्वारा पुलिस प्रशासन और यातायात को सहज बनाने के लिए हमने 10 बैरिकेडिंग अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए हैं। हम सर का आभार व्यक्त करते हैं कि सर अपने व्यस्तम समय निकाल के हमें समय दिया और हम गोरखपुर पुलिस को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हर समय जो है अपने तत्परता से और सजगता से हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मीडिया से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि इस तरह के प्रशंसनीय कार्यों से हमारा मनोबल और बढ़ता है। सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ पे। ये बैरियर जो उन्होंने दिए हैं, बहुत देखिए कोरोना के समय में हर कंपनी का जो है फंड क्रंच चल रहा है और इस समय में हम CSR के अंतर्गत इन्होंने जो हमें दिया है बहुत बड़ा पहल है। इन्होंने मुझे बताया कि जो पहला फंड इनके पास आया वो उससे उन्होंने ये बैरियर खरीद के हमें दिया। बैरियर की आवश्यकता पुलिस को हमेशा रहती है। गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल क्षेत्र खजनी के झुड़िया ग्राम सभा निवासी पूर्व सांसद संत कबीरनगर शरद त्रिपाठी की शव यात्रा निकाली गई। खजनी होते हुए अयोध्या के लिए भारी जन सैलाब के बीच शव यात्रा निकाली गई। अयोध्या में रामघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की घड़ी में भाजपा के बड़े नेता सहित सांसद व विधायक शामिल रहे। देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी के बड़े पुत्र थे पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी, जिनकी अंतिम विदाई के दौरान जनसमूह उमड़ पड़ा। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटी को ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।